₹450 के सिलेंडर की ₹450 का सिलेंडर पता नहीं मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बाल मुकुंद जी की वीडियो जरूर आ गई जिसमें मीट की दुकानें बंद कराने की बात हुई। पहले कहा गया कि सिर्फ मीट की दुकानें बंद होंगी, फिर कहा गया कि हम तो इसलिए गए थे कि वहां लाइसेंस नहीं था। हालांकि लाइसेंस पता नहीं किसके किसके पास नहीं था, जांच सिर्फ मीट के दुकानों की हुई। ये पूरा खेल क्या है, लाइमलाइट में आने के लिए तमाशा क्यों किया गया और आगे क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इनके लिए असल में जिम्मेदार कौन है। बने रहिए हमारे साथ, देखिए ये छोटा सा पूरा वीडियो। नमस्कार। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बनने वाली है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। अभी तो ये सारा तमाशा चल रहा है कि 57 विधायक या 50 विधायक गए वसुंधरा राजे सिंधिया के यहां, वहां दिल्ली में बालकनाथ के नाम पे फील्डिंग चल रही है, बालकनाथ को बुलाया गया, ये सारा कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा होगी, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद सरकार बनेगी। और ये सब तो आप जानते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि शपथ ग्रहण होने से पहले, सरकार बनने से पहले जयपुर से एक वीडियो आया। नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। जयपुर के हवा महल जो वहां की विधानसभा क्षेत्र है, वहां से एक प्रत्याशी जीते हैं जो हथोज नाम का एक मठ है, वहां के सन्यासी कहना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन अब वो खुद को सन्यासी कहते हैं तो कहना ही पड़ेगा। वहां के सन्यासी हैं बाल मुकुंद। एक तो इन नामों का बड़ा कंफ्यूजन है। ये सारे लोग अच्छे खासे उम्रदराज लोग हैं, लेकिन सब अपने नाम में बाल लगाते हैं, बच्चों का नाम लगाते हैं। वो कुछ वहां के धर्म की परंपरा होगी, मैं नहीं जानता हूं। आचार्य बाल मुकुंद उनका नाम है। 900 वोट से लगभग जीते हैं वो। और 900 वोटों की कहानी भी आप सुनेंगे तो मजा आएगा। आप पार्टी जो थी उसको मिले हैं वहां पर 450-500 वोट, इतने ही 450-500 वोट एमआईएम को मिले हैं, और 900 वोटों का अंतर कांग्रेस और ये जो भाजपा के बाल मुकुंद आचार्य जी हैं इनके बीच में रहा है। तो राजस्थान के चुनाव की एक कहानी ये भी है, खैर इस पर आगे बात करेंगे। तो बाल मुकुंद आचार्य जी का एक वीडियो आया। वीडियो में वो मोबाइल पर बात कर रहे हैं, और हम और आप जब मोबाइल पे बात करते हैं भीड़ में, तो हम और आप कभी माइक पे डाल के बात नहीं करते हैं, लेकिन वो माइक पे डाल के बात कर रहे हैं। क्यों माइक पे डाल के बात कर रहे हैं? ताकि दुनिया सुन सके, रिकॉर्डिंग हो सके, वो लाइमलाइट में आ सके। लाइमलाइट में आने का आप जानते हैं, सन्यासी कितने भी हो जाएं। हालांकि हिंदू धर्म में सन्यासी का मतलब वो होता है जो लाभ, क्रोध, मोह, मद, इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है, जिसको किसी दुनियावी जो ख्वाहिशें होती हैं, अपनी ख्वाहिशें जब खत्म कर लेता है आदमी, तब उसको सन्यासी कहा जाता है। लेकिन यहां तो चुनाव आप लड़ रहे हैं तो विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद अगली ख्वाहिश होगी कि मंत्री बन जाए। बालकनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात चल रही है, तो फिर ये जो बाल मुकुंद जी हैं वो मंत्री बनने की कैसे ना सोचें। तो हाईलाइट करने के लिए खुद को एक वीडियो आया, वीडियो वायरल हो गया तो हाईलाइट हो गया। तो बाल मुकुंद जी क्या कर रहे थे उसमें? फोन को माइक पे डाल के पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे। पहला सवाल तो यही है कि अभी आपने शपथ ग्रहण नहीं किया, आप किस हक से पुलिस वालों से बात कर रहे थे? खैर, और बात तो कोई कर सकता है किस हक से आदेश दे रहे थे, लेकिन मजेदार वो आदेश है जो फोन को माइक पर डालकर स्पीकर पे डाल के दिया जा रहा था। आदेश ये था कि जितने भी ये ठेले रेहड़ी पर मीट बेचने वाली दुकानें हैं उन सबको बंद कराया जाए। जयपुर में ठेले रेहड़ी पर मीट नहीं बिकना चाहिए। यह वीडियो आया, इसके बाद एक और वीडियो आया। उस वीडियो में अपनी जो भीड़ है, उनके लघुए भगुए जो होते हैं, हर विधायक के होते हैं, बाबा लोगों के थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, तो इन सारे लोगों को लेके जाके वो सबका लाइसेंस चेक कर रहे हैं, बंद करा रहे हैं। लाइसेंस वाली बात में आई है, उस पर भी बात करूंगा मैं। लाइसेंस वाली बात वहां नहीं है जहां वो फोन पे बात कर रहे हैं, वहां तो सीधा आदेश है कि मीट की जितनी दुकानें सड़कों पर हैं उन सबको बंद कराया जाए। जयपुर की सड़कों पर मीट नहीं बिकेगा। तो ये सारा कुछ तमाशा हुआ। इस तमाशे के बाद काफी इस पर वायरल हुआ वीडियो, ट्विटर पे चलता रहा, फेसबुक पे चलता रहा, व्हाट्सएप पे लोग भेजते रहे, कुछ लोग समर्थन करते रहे, कुछ लोग कहते रहे कि यह गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह। जरा इसकी राजनीति समझते हैं। ठेले पर बिकने वाले मीट से, और ठेला भी नहीं, मैं ये कहूंगा जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन दुकानों पर बिकने वाले मीट से तो आपको बड़ी परेशानी है। लेकिन राजस्थान जब कोई विदेशी जाता है, और राजस्थान का तो आप जानते हैं, पधारो हमारे देश, पर्यटन वहां का
बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आप चाहे उदयपुर चले जाएं, चाहे कोटा चले जाएं, चाहे जयपुर चले जाएं, चाहे जोधपुर चले जाएं, चाहे अजमेर चले जाएं, आपको पूरे साल वहां पर विदेशी सैलानी दिखते हैं। और जो विदेशी सैलानी आते हैं उनकी पहली पसंद क्या होती है? उनकी पहली पसंद होती है लाल मांस। वो जाते हैं बड़े बड़े होटलों में, लाल मांस ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। अब जरा सोचिए कि बाबा जी ठेले पटरी पर तो बहुत सवाल उठा रहे हैं, ठेले पटरी पर तो वीडियो बनवा के जारी कर रहे हैं, हाईलाइट होने के लिए हीरो बन रहे हैं। औकात है इनकी कि जो 5 स्टार होटल्स हैं, जो 3 स्टार होटल्स हैं, और जयपुर में 5 स्टार 3 स्टार होटल इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, क्योंकि पर्यटक बहुत आते हैं। इनकी हिम्मत है कि उन होटलों में जाके कह दें कि यहां पर मांस नहीं पकेगा। जयपुर में जो एक से एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जयपुर में जो क्लब हैं, वहां पर जो मटन मिलता है, वहां पर जो मटन बाटी मिलती है, वहां पर जो लाल मांस मिलता है, वहां पर जो बाकी सारी चीजें मिलती हैं मांस की बनी हुई, उन पर रोक लगा दें। औकात है इनकी। अब तो इनकी सरकार आ गई है। मेरा खुला चैलेंज है कि केवल ठेले रेहड़ी वालों से दिक्कत क्यों है? अगर वाकई औकात हो, अगर वाकई हिम्मत हो, अगर वाकई मांस से इतनी नफरत हो, तो घोषित कर दे कि पूरा राजस्थान मांस मुक्त प्रदेश है। पूरे राजस्थान में कहीं मांस नहीं मिलेगा, न 5 स्टार में, न 3 स्टार में, न 1 स्टार में, न रेस्टोरेंट में, और न ही ये सड़क रेहड़ी पर। कर सकते हैं ये, करके देख लें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाएगा। दरअसल एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मीट की दुकान जो होती है वो सिर्फ मुसलमानों की होती है, और उससे बड़ी गलतफहमी यह है कि मीट सिर्फ मुसलमान खाते हैं। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर सारे हिंदू मटन खाना छोड़ दें तो जो 500 रुपए किलो मीट मिलता है ना, वो 50 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिमांड खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगी। तो अगर सारे हिंदू मटन खाना छोड़ दें तो मटन की जो कीमत है ना, वो 500 रुपए से घट के 50 रुपए 40 रुपए हो जाएगी। अगर सारे हिंदू चिकन खाना छोड़ दें तो जो 200 रुपए किलो चिकन बिकता है वो 20 रुपए किलो बिकना शुरू हो जाएगा। सब्जी से भी महंगा हो जाएगा चिकन। और अगर मछली खाना छोड़ दें हिंदू, तो बंगाल में क्या होगा आप जानते हैं। तमाम सारे ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि इस देश में हिंदू भी मटन खाता है, मुसलमान भी मटन खाता है, और कल्चर का मामला है। नवरात्रों की आप देखिए, नवरात्रों में आप जिस इलाके से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से या बिहार से, वहां के नवरात्रों में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मटन तो छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं मिलेगा। लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं और उसमें बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें मटन, मीट, ये सब चीजें होती ही नहीं है। लेकिन आप गलती से अगर बंगाल चले गए, या इन्हीं शहरों के दिल्ली में अगर आप चले गए, उन इलाकों में जहां बंगाली रहते हैं, और वहां के मेले में चले गए, तो आपको चिकन रोल भी मिलेगा, मटन रोल भी मिलेगा, आपको फिश भी मिलेगी, आपको अंडे भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वहां के कल्चर में नवरात्रि में वो 9 दिन ये सब खाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र चले गए तो आपको एक हिस्सा मिलेगा जहां के ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा मिलेगा जहां हिंदू ब्राह्मण सारे के सारे नॉनवेज खाते हैं। आप कोल्हापुर चले जाइए, वहां जो काले रंग की करी मिलती है मटन की, और पांडरा रसा, और एक और जो सफेद रंग की मिलती है, जाके देखिए उन होटलों में क्या सिर्फ मुसलमान बैठ के खा रहे हैं? क्या कोल्हापुर के हिंदू नहीं खाते हैं? क्या क्षत्रिय लोग जो होते हैं, या फिर जो श्रीवास्तव लोग होते हैं, कायस्थ जिनको हम कहते हैं, क्या उनके घरों में मटन नहीं खाया जाता है? क्या ब्राह्मणों के घरों में, बहुत सारे घरों में मटन और मीट नहीं बनता है? क्या आपने सिंह चिकन कॉर्नर नहीं देखा है? क्या आपने हिंदुओं के नाम से कोई मटन की दुकान नहीं देखी? और ये तो आप जानते हैं कि जितना हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता है, उसका नाम चाहे अल लगाकर कुछ भी रख दिया जाए, सारे बड़े जो मटन के एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उनका मालिक कौन है? उनके मालिक हिंदू हैं। क्या बलि की जो परंपरा, नेपाल में जो बलि की परंपरा है, मैं जिस इलाके से आता हूं वहां जो बलि की परंपरा है, क्या मुसलमान बलि करने आता है? क्या हिंदुओं के बीच बलि नहीं होती है? तो ये जो एक तमाशा शुरू किया गया है कि नॉनवेज को बैन कर देंगे, सिर्फ फोटो आप है, यकीन जानिए, सिर्फ खुद को हीरो बनाने का मामला है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का मामला है। जिन दुकानों को वो बंद कर रहे हैं उसका कोई सर्वे करके देख ले तो वहां से हिंदू भी आता है खरीदारी करने और मुसलमान भी आता है खरीदारी करने, दोनों ही खरीदारी करते हैं वहां से। ऐसा ही तमाशा आप जानते हैं यूपी में हलाल और बाकी झटका को लेकर चल रहा है, हलाल सर्टिफिकेट को लेकर चल रहा है, जिसमें हमारे यहाँ जो इकबाल साहब एक प्रोग्राम अपना करते हैं द मुस्लिम एंगल, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से समझाया है।
यह सारा तमाशा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने के लिए है। अब दूसरा मामला आ जाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा मटन मीट की बात नहीं कर रहे थे, बाबा तो कह रहे थे कि जिनके पास लाइसेंस हो सिर्फ उनकी दुकान चलनी चाहिए, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनकी दुकान बंद हो जानी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, बाबा संविधान के पद पे चुन के आए हैं, आचार्य बाल मुकुंद, तो संविधान नियम कानून की वो बात करें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन दो पेच है इसमें। पहला पेच तो यह है कि जो पहला वीडियो मैंने आपको बताया जिसमें वो फोन पे बात कर रहे हैं, उसमें सीधे मीट मटन का मामला है, लाइसेंस का मामला नहीं है। और दूसरा पेच ये है मेरे दोस्तों कि क्या लाइसेंस की जरूरत सिर्फ मीट मटन के लिए पड़ती है? नगर पालिका क्षेत्र में अगर आप सब्जी बेचते हैं, अगर आप चाट पापड़ी बेचते हैं, अगर आप समोसा बेचते हैं, आप कुछ भी अगर बेचते हैं, किसी भी चीज की आपकी दुकान है जहां पे ग्राहक आते हैं और लेन देन होता है, तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अपने अगल बगल जरा घूम आइए, जो किराने की दुकानें हैं उनको गौर से देखिए, किसी कोने में लगा होगा लाइसेंस जो होता है, या तो फ्रेम करके लगा होगा या किसी और तरीके से लगा होगा। तो लाइसेंस की जरूरत के लिए कोई मीट मटन अकेली चीज तो है नहीं। जयपुर या दुनिया में या हिंदुस्तान में कहीं भी अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत है। फिर ये जो आचार्य बाल मुकुंद जी हैं, नए नए विधायक जिन्होंने अभी शपथ नहीं ली है, उनकी मेहरबानी जो है वो मीट के दुकानों पर ही क्यों पहुंची? क्यों अपने समर्थकों के साथ वो मीट की दुकानों की ही जांच करने गए जहां पर मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दी गई? क्यों नहीं किसी सब्जी के ठेले वाले से खड़े होकर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास लाइसेंस है? क्यों नहीं किसी चाट पकौड़े वाले से खड़े होकर पूछा कि भैया तुम्हारे पास लाइसेंस है? क्यों नहीं किसी कुल्फी वाले से पूछा कि भैया तुम्हारे पास लाइसेंस है? क्यों नहीं अपने मोहल्ले की किराने की दुकान पर जाकर वो खड़े हुए, सिगरेट बीड़ी की दुकान पर खड़े हुए और उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? क्यों उनकी ये जो मेहरबानी है, कदरदानी है, मोहब्बत है, वह सिर्फ और सिर्फ मटन मीट के दुकान वालों पे नाजिल हुई? क्यों? क्योंकि अगर सब्जी वाले से पूछते तो उससे लाइमलाइट थोड़े बनता, अगर चाट वाले से पूछते तो भी लाइमलाइट नहीं बनता, सिगरेट वाले से पूछते, पान वाले से पूछते तो भी लाइमलाइट नहीं बनता, कोई वीडियो नहीं बनाता, कोई उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं आता, कोई तमाशा नहीं होता। सीधा सा सवाल है कि लाइसेंस वाइसेंस तो बहाना है। जब मामला ज्यादा हिट हो गया तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको लाइसेंस वाइसेंस की बात करनी पड़ी। असल मामला यह है कि उनको हिंदू मुसलमान की नफरत भड़कानी है। यह सारा का सारा मामला हिंदू मुसलमान का है, क्योंकि हिंदू मुसलमान इस देश में एक ऐसी चीज बन चुकी है, ऐसी शय बन चुकी है जिससे लाइमलाइट बहुत जल्दी बनती है। वरना उसी जयपुर में प्रताप सिंह खचरियावास जैसे आदमी थे। चूंकि मैंने कोविड के टाइम में काफी काम किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि उसी जयपुर में इतनी सारी कोविड के समय जो मुश्किलात थी, उसमें अगर कोई फोन नंबर था, कोई आदमी था जिससे बात की जा सकती थी उन मुश्किलात को दूर करने की, तो वो प्रताप सिंह खचरियावास थे। वो तो लाइमलाइट में नहीं आए, चुनाव हार गए। जो गली गली घूमा, जिसने एक एक मरीज के इलाज की बात की, जिसने ये नहीं सोचा कि मरीज हिंदू है कि मुसलमान है, दलित है कि सवर्ण है, जिसने कोविड में अपनी जान खतरे में डालकर लोगों के लिए सेवा का काम किया, उस प्रताप सिंह खचरियावास को हारना पड़ा। हालांकि यह हारने वाला खेल जो है, ये जब मैं आपकी बाल मुकुंद जी की बात बता रहा था तो मैंने आपको बताया, और सुबह एक दोस्त का मैंने एक ट्वीट देखा तो मुझे ये बात थोड़ी मजेदार लगी। मैंने उनको शुभकामना भी दी। क्या दी, सुन लीजिए। उन्होंने लिखा था कि मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ न्याय नहीं हुआ, इसलिए अशोक गहलोत की सरकार गई। यानी वो कहना चाह रहे थे कि मुसलमानों और दलितों ने वोट नहीं दिया, इसलिए अशोक गहलोत की सरकार गई। हालांकि यह गलत है। बड़ी संख्या में इनका वोट मिला है अभी भी कांग्रेस को। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, मुसलमानों के जो हितकर हैं वो दूसरी पार्टियां हैं। और उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि जिस चुनाव में यह आचार्य बाल मुकुंद 900 वोट से जीते हैं, उसमें 500 के आसपास वोट मीम को मिला है। आप सोचिए, अगर 500 के आसपास ये वोट मीम को नहीं मिला होता, ये कांग्रेस को मिला होता, हार जाते ये। और 400-450 वोट आप आम आदमी पार्टी को मिला। अगर ये पूरे के पूरे 900 वोट चले गए होते कांग्रेस के पास, तो 1800 वोट से ये हार गए होते। तो अब मैंने कहा कि भाई शुभकामनाएं देता हूं, कांग्रेस के टाइम तो इंसाफ नहीं मिला, अब इंसाफ मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। बालक राम जी
या बालकनाथ जी, बाल मुकुंद जी और ऐसे तमाम जी लोग सत्ता में आ गए हैं। अब ये मुसलमानों को इंसाफ दे देंगे। पहला इंसाफ तो जयपुर में आप लोगों ने देख ही लिया, और ऐसे दृश्य अब आपको राजस्थान से लगातार दिखाई देंगे। आधी छोड़ पूरी को भागे, आधी मिले न पूरी पावे। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। आपको शिकायतें थीं, लेकिन जो ये आप काम करते हैं ना, जो आपको लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को शासन में ले आता है। और जब भारतीय जनता पार्टी को शासन में ले आता है तो आचार्य बाल मुकुंद जैसे लोग शासन में आते हैं। और जब आचार्य बाल मुकुंद जैसे लोग शासन में आएंगे तो मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ बहुत अच्छा इंसाफ होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं इन दोनों लोगों के प्रति, जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के भड़काने वाले लोग हैं। इन मित्रों के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सब जानते हैं कि किस तरह का इंसाफ होगा। यह पहला जो इंस्टेंस आया है जयपुर से, यह बताता है, दरअसल हम लगातार भंवर मेघवंशी जी से बात भी कर रहे थे। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को टिकट मिला था जिसका नाम हिंदू जैसा था, लेकिन जब पता चला कि वो मुस्लिम नाम जैसा है, हालांकि उसने दावा किया कि वो राणा प्रताप सिंह के खानदान से है, महाराणा प्रताप के खानदान से है, लेकिन जब शोर मचा कि वो तो मुस्लिम है तो उससे टिकट छीन लिया गया। यानी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी जब वो मुख्यमंत्री बनी हैं तो बहुत सांप्रदायिक नीतियां राजस्थान में लागू नहीं हो पाई हैं। उनके ज़माने में मुस्लिम विधायक भी हुए हैं, उनके एक प्रिय मुस्लिम विधायक से टिकट छीन लिया गया था, वो चुनाव अलग से लड़े और जीत भी गए हैं। और भंवर मेघवंशी जी बता रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जैसे उत्तर प्रदेश में स्थिति है वैसी राजस्थान में बनाए, आरएसएस को और कट्टरपंथी लोगों को सीधा कंट्रोल दे, ताकि राजस्थान में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज किया जा सके। अब क्या होता है, वसुंधरा जी के भी समर्थक बड़ी संख्या में जीत के आए हैं बेसिकली, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंततः वसुंधरा राजे सिंधिया को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री वो नहीं बनती हैं, अगर बालकनाथ जी और बाल मुकुंद आचार्य जी जैसे लोग ही चलते रहते हैं, तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। या आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात सिर्फ इतनी है जो मुझे आपसे कहनी है कि इन तमाशों के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनको पहचानिए। तो राजस्थान में नई सरकार बनने तक इंतजार करेंगे, और नई सरकार बनने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह के दृश्य हो सकता है बार बार आपको दिखाई दें। जब ये दृश्य बार बार दिखाई देते हैं, इन्हें बहुत गौर से देखने की जरूरत है, खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत है और अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है कि कहीं अपने अति उत्साह में आप ही तो नहीं जिम्मेदार इस तरह के दृश्यों के। कहीं आपने ही तो फैसिलिटेट नहीं कर दिया, कहीं उन 500 वोटों में 700 वोटों में आपके वोट ही तो नहीं थे। कहीं आपने ये तो नहीं समझ लिया कि हमारे 2-4 वोट देने से क्या होता है या हमारे वोट न देने से क्या होता है। अगर आप ये समझ के घर बैठ गए हैं तो यकीन जानिए कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। अभी भी वक्त है और वक्त हमेशा होगा, चाहे तानाशाही हो चाहे कुछ भी हो, विरोध का वक्त हमेशा होता है। दिमाग को शांत रखिए, चीज़ों को गौर से देखिए और इस तरह की घटनाओं को ज़्यादा गौर से देखिए। खासतौर पे मैं उन लोगों से कहूँगा जिन लोगों ने जाकर वोट दिया है बाल मुकुंद आचार्य जैसे लोगों को, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको बाल मुकुंद आचार्य चाहिए थे लेकिन चिरंजीव योजना नहीं चाहिए थी। और आप जानते हैं कि ज्यों ही सरकार अभी आने की बात हुई है, चिरंजीव योजना पे बादल मंडराने लगे हैं, प्रतिबंध लगने लगे हैं और पूरी उम्मीद है कि उस तरह की योजनाएं नहीं रहेंगी। आप सोचिए कि आपको चिरंजीव योजना नहीं चाहिए थी जिसमें आपके माँ बाप का, आपके परिवार वालों का इलाज हो सकता था। आपको इस तरह का धर्म का नशा चाहिए था। ये कब तक चलेगा, कितना आपका फ़ायदा करेगा, कितना आपका नुकसान करेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। हमारे जैसे लोगों का काम है आगाह करते रहना, वो तो हम करते ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।